जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 8 गति, और इसमें जो मेरी आज की विषय वस्तु है वो है गति की दर को मापना, जिसको हम चाल या वेग कहेंगे। अब गति की दर को मापना, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को आगरा से मुंबई जाना है तो अगर वो कार से जाता है तो समय अलग लगता है, वो ट्रेन से जाता है तो समय अलग लगता है, और यदि वो हवाई जहाज़ से जाता है तो समय अलग लगता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं वो एक निश्चित दूरी को अलग अलग समय में तय करती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि आज बॉलर ने ये वाली बॉल इस गति से फेंकी, या इस बॉलर की जो बॉल है इसका औसत वेग इतना है। इस प्रकार के शब्दों को आपने कई बार सुना होगा। तो आखिर ये है क्या? तो वस्तुएं जब कुछ निश्चित दूरी को तय करती है, अलग अलग वस्तुएं उस समान दूरी को तय करती है, तो वो समय भी अलग अलग लेती है। कुछ वस्तुएं समान समय में समान दूरी को तय करती हैं। तो दूरी में हमें केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की यहाँ पर महत्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं कि उस वस्तु ने इकाई समय में कितनी दूरी को तय किया। उदाहरण के लिए, अगर आगरा से मुंबई जाने में कार ने 10 घंटे लिए, तो 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी यह पता करना, अर्थात इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं चाल। अब चाल को 2 भागों में बांटा गया है, चाल और औसत चाल। ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली अंतर यह है कि अगर वस्तु की गति समान है तो चाल निकाली जाती है, लेकिन वस्तुएं एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती या दूरी को तय नहीं करती। उनकी गति बदलती रहती है, बीच रास्ते में कभी तेज़ होती है, कभी कम हो जाती है। जैसे कि कार से अगर आप आगरा से मुंबई जाएंगे तो कार की कभी गति बढ़ेगी, कभी रुक जाएगी, फिर ज़्यादा बढ़ेगी, फिर कभी कम होगी। तो ये असमान गति है। तो जब गति असमान हो तब औसत चाल निकाली जाती है। तो इसका जो सूत्र है दोस्तों बहुत ही सरल है। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। इसकी जो एसआई यूनिट है या इकाई है, स्टैंडर्ड इकाई है, वो है दोस्तों मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर असमान गति है, वस्तु की गति असमान है, अलग अलग समय में जो दूरी है उसके द्वारा तय की गई गति भी अलग अलग है, तो फिर हम औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल लगा समय। समय में हम उस समय को भी शामिल कर लेंगे जब वस्तु स्थिर अवस्था में थी गति के दौरान, या अपनी दूरी को तय करने के दौरान। अब अपनी दूरी को तय करने के दौरान अगर बीच में वस्तु कुछ देर के लिए ठहर गई, रुक गई, उसमें लिया गया समय भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। और जो औसत चाल है उसकी इकाई भी मीटर पर सेकंड है। यह स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट है, लेकिन आप किलोमीटर प्रति घंटा में भी पता कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी, और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आप पता कर सकते हैं। हम इसको उस चाल और औसत चाल को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है दोस्तों औसत चाल निकालने के लिए। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या है? तो दोस्तों हमारा औसत चाल का जो फार्मूला है वो अभी हमने पढ़ा था, कुल तय की गई दूरी
उसमें कुल लगा समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो आप देखेंगे कुल तय की गई दूरी पहले वो 16 मीटर पहले चलती है, फिर पुनः 16 मीटर चलती है, तो 16 + 16 ये हो गया 32 मीटर। और कुल समय तो 4 सेकंड उसको पहले लगते हैं, फिर 2 सेकंड लगते हैं, तो ये हो गया 6 सेकंड। यह हम सूत्र में लग देते हैं। कुल तय की गई दूरी 32 मीटर, समय 6 सेकंड। अब आप इसको दशमलव में बदलने चाहे तो दशमलव में बदलने पर आया 6 × 5 = 30, 2 6 × 18, 6 × 18, 5.33 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यह आ गई आपकी औसत चाल। आइए और देखते हैं। अब दोस्तों मान लो जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, लेकिन वो अपनी दिशा नहीं बदल रही है, एक निश्चित दिशा में ही वो गति कर रही है। यहाँ पर दिशा भी है और परिमाण भी है। अगर वो अपनी दिशा को लगातार बदलती है तो फिर यहाँ दिशा का महत्व नहीं है, लेकिन वो एक निश्चित दिशा में गति कर रही है और अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर रही है, तो यहाँ पर दिशा का भी महत्व है और परिमाण का भी महत्व है कि वो कितनी दूरी तय कर रही है। तो जब दोस्तों वो वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती है तो हम उसे वेग कहते हैं। यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों का महत्व है। अब निश्चित दिशा में गति तो कर रही है, पर वह समान गति से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम उसका वेग निकालते हैं। लेकिन अगर वह समान गति नहीं कर रही है, बीच में रुक जाती है फिर चलती है, लेकिन दिशा नहीं बदल रही है, तब हम औसत वेग निकालते हैं। तो दोस्तों जब दिशा और परिमाण दोनों का महत्व हो तब हम चाल को ही वेग कहते हैं। और जो सूत्र बनता है दोस्तों, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। लेकिन अगर वो गति असमान है तब हम उसको औसत वेग भी निकालते हैं। वो होता है प्रारंभिक वेग बटे अंतिम वेग, इसके बटे में 2। और यहाँ पर जो इनकी मानक इकाई है वो मीटर पर सेकंड ही होगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों अभी आपके सामने 2 चीज़ हो गई, एक हो गई चाल और एक हो गई वेग। अब इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो जैसा विस्थापन और दूरी में अंतर है, लगभग वह का वही चाल और वेग में, क्योंकि चाल में दूरी का उपयोग किया जाता है और वेग में विस्थापन का उपयोग किया जाता है। तो जो अंतर चाल और वेग में है वैसा वैसे दूरी और विस्थापन में था। चाल में केवल परिमाण का महत्व होता है, दिशा का नहीं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों का महत्व होता है। चाल का जो सूत्र है वो दूरी बटे समय है, और इसका जो सूत्र है वो है विस्थापन बटे समय है। चाल शून्य भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। चाल कभी भी वेग से कम नहीं होगा, चाल कभी भी वेग से कम नहीं होगा। और वेग कभी भी चाल से अधिक नहीं होगा। यह मुख्य अंतर है दोस्तों
चाल और वेग में। तो आपका 2 प्रश्न तैयार हो गए, 3 प्रश्न तैयार हो गए। चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर। तो इस प्रकार दोस्तों आज की एक विषय वस्तु हमारी पूर्ण होती है। मेरा ये अध्याय लगातार जारी रहेगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल गणित की चौपाल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। पुनः नई विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।